नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कानू चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस राजमंद। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए, इससे पहले की 2 क्लासें हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री से संबंधित ली थी। कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर हमने जो भी डिवाइस पढ़े या जो भी कंप्यूटर पढ़े वो सारे के सारे मैकेनिकल कंप्यूटर थे या मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे। लेकिन जब से केवल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बने, यानी कि पूरा का पूरा विद्युत से ऑपरेट होने वाला कंप्यूटर बना, तब से हम कंप्यूटर्स की जो हिस्ट्री है उसे किस नाम से पढ़ते हैं? जनरेशन के नाम से पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा तो आपको ये सन व्यवस्थित नहीं मिले होंगे। कहीं आपको 1944 मिल रहा है, कहीं 42, कहीं 40 भी मिल जाएगा। अलग अलग किताबों में ये सन अलग अलग दे रखे हैं। मैंने जो ये सन उठाया है, ये उठाया है अपने RBSC की जो कंप्यूटर्स की बुक है क्लास 9th और 10th की, उसके अंदर से। यानी कि अगर आप राजस्थान का एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो ये सन आपको कोई भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑथेंटिक फैक्ट है, ऑथेंटिक सोर्स से उठाया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप राजस्थान के स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट जनरेशन का जो समय काल है वो है 1942 से 1955। यदि आपको क्वेश्चंस में ये नहीं मिलता है तो फिर इसके आसपास का समय का जो अंतराल है वो देख लेना। जनरली इसके आसपास का समय ही फर्स्ट जनरेशन माना जाता है। जब 1942 सही ऑप्शंस में नहीं है तो वहां पर अगर 1940 है तो वही सही माना जाएगा, या 1944 या 45 है तो वो भी माना जाएगा। लेकिन जनरली जो ऑथेंटिक समय है फर्स्ट जनरेशन का अपने राजस्थान के एग्जाम्स का, वो है 1942 से 1955। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की। तो जनरली फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये सारे कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे। एनिक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक और मैनचेस्टर मार्क 1। दोस्तों, पिछली क्लास में जैसा कि हमने पढ़ा और आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो पहले आप हमारी पिछली क्लास को ज्वाइन करिए ताकि कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे पिछली क्लास में हमने 1943 के अंदर एक कंप्यूटर डेवलप किया था। हमने नहीं किया था, किसने किया था? एक तो IBM ने किया था और इसके साथ ही हॉवर्ड आइकन, इन दोनों ने मिलकर के एक कंप्यूटर बनाया जिसे क्या कहा गया? मार्क 1। ये 1943 के अंदर बनाया गया। लेकिन हम इसे कंप्यूटर की जनरेशन में नहीं रखा, हमने इसको कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर पढ़ा। इसके पीछे कारण यही है क्या कि ये जो कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल, ये दोनों ही प्रकार का था। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल विद्युत से भी चलता था, उसके अंदर गियर, शाफ्ट और इस प्रकार की संरचनाएं भी लगी हुई थी। तो भले ही 1943 में आया, हमने इसको इस लिस्ट में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि इसको हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री में पढ़ लिया है। हम जनरेशंस के अंदर जो भी पढ़ेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होंगे जो विद्युत से ऑपरेट होंगे, जो डिजिटल होंगे और जो 0 और 1 से ऑपरेट होंगे। अब जितने भी कंप्यूटर हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन के भी, वो सब उनका जो बेस है वो 0 और 1 है। क्योंकि 0 और 1 वास्तव में देखा जाए तो जैसा कि हमने कंप्यूटर की परिचय वाली क्लास में बताया था आपको, 0 और 1 क्या होता है? विद्युत की ऑन और ऑफ पोजीशन होती है। ठीक है, चलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो मूलभूत डिवाइस था वो क्या था, यानी कि जो मेन डिवाइस लगा हुआ था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर, जो जनरली यूं कह सकते हैं हम प्रोसेसिंग के दौरान काम आता है। क्योंकि जनरल कंप्यूटर की अगर संरचना आपने पढ़ी होगी पिछली क्लास में, कंप्यूटर की संरचना वाले टॉपिक में, तो एक कंप्यूटर के अंदर मूलभूत चीजें क्या क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसके लिए इनपुट और आउटपुट होना चाहिए। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। अब यहां पर जनरली जैसे मैं मेमोरी रख देता हूं और यहां पर कंट्रोल यूनिट और यहां पर
अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मेन कंप्यूटर की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पूर्ण रूप से ऐसे नहीं थे, इस संरचना पे बेस्ड नहीं थे, लेकिन इनके अंदर ये चीजें भी थी। तो यहां पर ये दोनों चीजें प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रही है, ये मेमोरी हो गई, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, जो जनरली प्रोसेसिंग के दौरान जो डिवाइस काम में आता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर, वो लगा था इसमें वैक्यूम ट्यूब। जो जनरली आपके प्रोसेसिंग के दौरान उपयोग में आता था। ये बहुत ही डीपली इंजीनियरिंग है कि ये कैसे काम आता था, कैसे कंप्यूटर इस पे वर्क करता था, इतना लोड आपको नहीं लेना है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो मूलभूत डिवाइस लगी थी वो क्या लगी थी? वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स कैसी होती है अभी हम आपको फोटो शो कर देंगे। चलिए फोटो शो कर दें। इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो जनरली कुछ इस प्रकार का डिवाइस है। मैं यहां पे थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिखने लग जाए। ये इस प्रकार से यहां पर मेटल की रोड के ऊपर ऐसे ये तार लगे होते थे और जनरली एक प्लस और एक माइनस जैसा कि विद्युत में होता है, ये इस प्रकार से एक बल्ब की संरचना का डिवाइस था। अब आपने देखा होगा बाइक की हेडलाइट या कार की हेडलाइट के अंदर अगर जब खोले हम तो एक छोटा सा बल्ब निकलता है, उसी बल्ब की संरचना के ये वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे। जब इनमें विद्युत प्रवाहित की जाती थी तो ये यहां पर गर्म होकर के प्रकाश उत्पन्न करते थे और ऊष्मा उत्पन्न करते थे, जिससे विद्युत के सिग्नल्स बनते थे प्लस माइनस, जिन्हें जनरली हम 0 और 1 कहते हैं। और इसी रूप में 0 और 1 की भाषा में ही इसमें काम होता था। तो मेन जो डिवाइस लगा था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। अब बात करते हैं अगर हम इनपुट और आउटपुट की, तो जनरली इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट के लिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर पंच कार्ड प्रयोग होते थे। पंच कार्ड यानी ऐसा कार्ड जिसे पंच किया गया है। पंच कार्ड की जो विशेषता है उनको हम पिछली हिस्ट्री वाली क्लासों में देख चुके हैं। फिर भी जनरली आपको एक जैसे मोटा कागज होता है उसके ऊपर छिद्र युक्त संरचना बनाई जाती है, जिस पर इनपुट आउटपुट और कंप्यूटर की सूचनाएं संग्रहित करना, ये सारी चीजों में काम आता था। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के अंदर किस चीज में काम आएगा? केवल इनपुट और आउटपुट के लिए, कि डाटा और कमांड्स को कंप्यूटर के अंदर कैसे इनपुट करें, तो उसके लिए ये है। और आउटपुट के रूप में यानी कि जो फिर प्रोसेसिंग करके उसने जो रिजल्ट दिया वो भी किस पे देता था? पंच कार्ड पे देता था। यानी कि आपको सारी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 और पंच कार्ड जैसे जो एक जगह छिद्र होता है एक जगह छिद्र नहीं होता है, यानी कि वही सब भाषा है 0 और 1। जहां छिद्र होगा वहां जैसे 0 मान लिया, जहां छिद्र नहीं होगा वहां 1 मान लिया। और इसी प्रकार से इन सिग्नल्स को इस तरीके से उसको पंच किया जाता था, फिर कंप्यूटर के अंदर दिया जाता था, फिर वही प्रोसेसिंग होके इसी रूप में अपने को आउटपुट प्राप्त करना होता था। यानी कि कंप्यूटर के अंदर किसमें? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर जो भाषा प्रयोग होती थी, जो लैंग्वेज प्रयोग होती थी, किसके लिए? डाटा और कमांड्स को प्रोग्राम करने के लिए। डाटा कच्चे आंकड़े जिन पे कंप्यूटर कार्य कर सकता है, कमांड्स यानी कि निर्देशों का समूह जो जनरली कंप्यूटर को काम करवाता है। तो इन डाटा और कमांड्स को काम करवाने के लिए किसमें प्रोग्राम किया जाता था? 0 और 1 में। और 0 और 1 की भाषा को ही हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। ठीक है। इस मशीन लैंग्वेज के साथ साथ एक भाषा का और प्रयोग किया जाता था, क्या? असेंबली लैंग्वेज। दोस्तों क्या है, मशीनी भाषा में तो कोई भी कोड लिखना है, जैसे मेरे को 4 लिखना है तो 0 जैसे ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसी प्रकार से मेरे को कोई भी संख्या लिखनी है तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, जैसे इसके 4 के बाद मेरे जैसे 1 लिखना है 0 0
1, फिर जैसे मेरे को 2 लिखना है 0 0 1 0, इस प्रकार से, सॉरी ये 4 नहीं 4 ये होगा। तो इस प्रकार से जैसे मैंने कोई कोडिंग में लिखी, अगर आपको बाइनरी कोड का ज्ञान नहीं है तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये काम आता है मशीनी भाषा में, किसमें, मशीनी भाषा में। लेकिन असेंबली भाषा में क्या है, जैसे मेरे को इन संख्याओं को वापस जोड़ना है तो इसके लिए भी जैसे जोड़ने का घटाने का कोडिंग जो होती है वो अलग अलग होती है, 0 0 1 0 0 ऐसे। तो असेंबली भाषा के अंदर क्या किया गया कि जो मेन फंक्शंस है, जो मेन फॉर्मूलाज है, उनके लिए अल्फाबेट्स का उपयोग कर लिया गया। जैसे एक शब्द लिख दिया गया ऐड, इसका मतलब कंप्यूटर क्या समझ जाएगा इसको कि इसको जोड़ना है। इसी प्रकार से जैसे सब यानी कि इसको घटाना है। इसी प्रकार से असेंबली लैंग्वेज और मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब असेंबली लैंग्वेज या मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो ऑब्वियसली ये प्रोग्राम करने में क्या होंगे, जटिल होंगे, यानी कि इनकी विशेषता क्या होगी, ये प्रोग्राम करने में जटिल थे, ठीक है। अब अगली बात करें अगर हम, ये हो गया पंच कार्ड और आपकी इसकी लैंग्वेज हो गई। अब जनरली आपने इस पे काम किया, इतनी मेहनत करके 0 और 1 को समझ के इस पे काम किया, तो फिर इसको स्टोर भी करना पड़ेगा। और स्टोर करने के लिए यहां पर जो डिवाइस काम में आता है वो आता है मैग्नेटिक ड्रम। अब मैग्नेटिक ड्रम का फोटो आपको अभी शो कर दिया जाएगा। हाँ, तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक ड्रम की। मैग्नेटिक ड्रम दोस्तों ये देखिए कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, और ये अगर संरचना आपको समझ में नहीं आ रही है तो अभी हम इसको फोटो शो करते हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कॉपर की तरह कलर दिखेगा। ये क्या है, मेटल का आयरन ऑक्साइड है जिस पर सूचनाएं संग्रहित होती है। इस पे क्या किया जाता है, ये रोल जैसे जैसे घूमता है इसके ऊपर सूचनाएं रीड एंड राइट की जाती है, ठीक है। ये मैग्नेटिक होता है पूरा का पूरा, यानी कि चुंबकीय होता है, ठीक है। और इसको आप फोटो देखोगे तो अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यानी कि इसके अंदर सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मैग्नेटिक ड्रम का। किसके अंदर, ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे इनके अंदर। इसके बाद बात करें अगर हम इनकी सामान्य विशेषताएं, तो देखिए आपने कई जगह पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि इनका आकार बड़ा होता है। क्या होता है, आकार में बड़े। आकार में बड़े क्यों होते थे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसे आराम से सोचेंगे तो देखिए इसके अंदर एक तो लगी हुई है वैक्यूम ट्यूब। आप बोलेंगे सर एक छोटी सी ट्यूब से आकार बड़ा कैसे हो गया, तो इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स जो लगी होती थी वो सैकड़ों में या हजारों में लगी होती थी। यानी कि जब 1000 छोटे छोटे बल्ब किसी एक जगह लगा दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली 1000 बल्ब लगाने के लिए जगह तो चाहिए। इसके साथ साथ अब देखिए एक मैग्नेटिक ड्रम लगा दिया बड़ा, ठीक है। उसके बाद आपने वैक्यूम ट्यूब्स लगा दी हजारों की संख्या में। फिर उसके बाद क्या है, आप जो केबलें लगाओगे उनकी साइज भी बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि उस समय तकनीक का इतना विकास नहीं था, तो जनरली हर चीज, हर उपकरण उसके अंदर बड़ा ही लगा हुआ था, जिस कारण से क्या है, इसका आकार बड़ा हो गया। उसके बाद बात करें तो ये तापमान में अधिक थे, यानी कि अधिक तापमान वाले थे। दोस्तों क्या है कि जब वैक्यूम ट्यूब्स जलती है तो ऊष्मा उत्पन्न करेगी, ऊष्मा उत्पन्न करेगी तो गर्मी लगेगी, और जब गर्मी लगेगी मतलब क्या है, वहां का तापमान बढ़ गया है। वैक्यूम ट्यूब्स के कारण क्या है, इनका तापमान बढ़ गया है। अब इनका तापमान अगर बढ़ता है तो जनरली इनके लिए क्या आवश्यक है, एसी, वातानुकूलित क्षेत्र इनको बनाना पड़ता है कमरों को। क्यों, क्योंकि अगर एसी नहीं लगाएंगे इसके अंदर तो इनका तापमान रेगुलर बढ़ता रहेगा, जिसके अंदर इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होके इसकी केबलें जल जाएगी और ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। अब ये अगर इस तरीके की संरचनाएं इसमें लगाएंगे तो ये अधिक खर्चीले तो होंगे ही होंगे। दूसरा, अब जब
हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब्स जल रही है, बड़े बड़े संसाधन चल रहे हैं इसके अंदर, चाहे वो मैग्नेटिक ड्रम हो, चाहे और भी कोई अदर डिवाइस लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये विद्युत की खपत अधिक करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत खपत अधिक। ये सामान्य सी बात है। ये आप अगर छोटा सा अपना दिमाग लगाएंगे, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे सोच कर भी हल कर सकते हैं। ठीक है, कि विद्युत की खपत अधिक होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई है। अब देखिए क्या होता है, जैसे पुराने बल्ब आते थे, 100 वाट का बल्ब जितना काम करता था वो उतना का काम आज एक एलईडी बल्ब करता है, उतनी की उतनी रोशनी आज एक एलईडी बल्ब देता है, और उसके अंदर 7 या 9 वाट होते हैं, जबकि पहले 100 वाट का बल्ब जितनी रोशनी दे रहा था। तो कहीं न कहीं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे चीजें छोटी होती है, चीजें परफेक्ट बनती है। लेकिन उस समय जब वैक्यूम ट्यूब्स जलेंगे तो तापमान भी अधिक देंगे, विद्युत का खर्चा भी अधिक होगा। ठीक है, और इनका आकार भी बड़ा होगा। अब आकार इनका बड़ा है तो देखिए एक नुकसान और हुआ। क्या हुआ कि ये अपने समय के सबसे तीव्र गति से गणना करने वाले उपकरण थे। तीव्र गति से गणना करने वाले, ये अपने समय के सबसे तीव्र गति के गणना करने वाला। अपने समय इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर आज से इसकी तुलना करोगे तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उस समय में सबसे अधिक तेज गति से गणना करने वाले थे। फिर भी इनका व्यापारिक उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण क्या है? ये आकार में बड़े थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाया लाया नहीं जा सकता था। दूसरा मैंने बोला कि इनके काम के लिए मशीन लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है। अब मशीन लैंग्वेज का नॉलेज किसी इंजीनियर को ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोडिंग वाली लैंग्वेज है, आपको जनरली समझ में नहीं आएगी। इस कारण से इनका क्या है, व्यापारिक उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग भी इनका नहीं हो पाया। इसके बाद इसके जो प्रमुख कंप्यूटर है वो एनिक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक और मैनचेस्टर मार्क 1 है। इन कंप्यूटर्स को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पीछे कारण क्या है? आप जैसे कई स्टूडेंट है जो बड़ा वीडियो देख करके वैसे ही भाग जाते हैं। हमारा प्रयास ये है कि आप हमसे जुड़े, और जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वीडियो के नीचे अगर सब्सक्राइब बटन रेड दिया हुआ है तो प्लीज उस पर क्लिक करें, जिससे क्या होगा, आप हमारे नए वीडियो के साथ जुड़ पाएंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमें ग्लूकोज का डोज मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। अंत में एक ही बात